हेलो बच्चों, और अभी जो संडे को टेस्ट हुआ था बायोलॉजी टेस्ट सीरीज का 20वां टेस्ट, तो हम वो क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो ज़्यादातर बच्चों ने गलत किए ना, स्पेशली जो टॉप 15 रैंक वाले बच्चों ने गलत किए। देखो पहला क्वेश्चन दिया है, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रिगेन द कैपेसिटी टू डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशंस, दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज। अगर तुम्हें कुछ ध्यान हो, हमने जब प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था तो कहा तक मान लो ये कोई सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसमें डिवीजन हुआ तो पूरी प्लांट बॉडी बनी, अर्थात डिफरेंट प्रकार की सेल्स बनी। ऐसे मानो मेरिस्टेमेटिक सेल से कॉर्टेक्स बन जाए, एपिडर्मिस बन जाए, इंडोडर्मिस बन जाए, मेडुला बन जाए। और ये कॉर्टेक्स मेडुला इनकी सेल्स में डिवीजन की क्षमता तो होती नहीं है। तो यहां से मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट टिश्यू बनने को तो हमने नाम दिया था डिफरेंशिएशन। क्या नाम दिया था? डिफरेंशिएशन। अब मान लो किसी पेड़ में तुमने कुल्हाड़ी मार दी, तो जो कॉर्टेक्स की सेल में डिवीजन की क्षमता नहीं थी, उनमें वापस डिवीजन की क्षमता आ गई, है ना, फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बन गई। तो इसको कहते थे डी डिफरेंशिएशन। समझाया था कि तुमने मान लो पढ़ लिख के इंजीनियरिंग की डिग्री ली, तो बचपन में छोटे थे और पढ़ पढ़ के हम डिफरेंशिएट हो गए, विभेदित हो गए, समाज में इंजीनियर कहलाए। बाद में सरकार ने तुम्हारी डिग्री छीन ली, कहा फिर से पढ़ के आओ, तो डीई जिसके नाम में लगा दिया था उसका मतलब था रिमूवल, चाहे डिहाइड्रेशन हो, डीएमिनेशन हो। याद आया? तो इस तरह से किसी डिफरेंशिएटेड परमानेंट सेल में दोबारा डिवीजन की क्षमता आ जाना डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। इसलिए मेरे हिसाब से क्या मतलब, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैमेटोफाइट इज पुअरली डेवलप्ड। ध्यान करो, जब हम प्लांट पढ़ते थे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और हमने तुमसे कहा था कि ब्रायोफाइट तक मेन बॉडी हैप्लॉइड होती थी, गैमेटोफाइट होती थी, वहां रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती थी। लेकिन अगर तुमने जिम्नोस्पर्म पढ़े हो, अगर तुमने एंजियोस्पर्म पढ़े हो, जो सीडेड प्लांट होते हैं, ध्यान करो, उसमें पॉलिन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते थे, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स 3 या 4 होती थी, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होती थी। तो जितने भी सीडेड प्लांट होते हैं उनके पॉलिन ग्रेन को सोचोगे, अपने आप समझ जाओगे कि उनका मेल गैमेटोफाइट रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ सेल से बना होता है, कुछ ही सेल से बना होता है। तो यहां सीडेड प्लांट में जिम्नोस्पर्म का नाम दिया है, तो आंसर हो गया इसका दूसरे का थर्ड। फिर देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो बोथ आर सॉलिड। क्लास में ध्यान करो, पढ़ते करते सब कहते हैं हमारा तोंद क्यों निकल आई, फूड स्टोर हो गया। तो ऐसे ही हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि चाहे शकरकंदी, जो कि वास्तव में एक प्रकार की रूट है, पोटैटो जो कि वास्तव में मॉडिफाइड स्टेम है, इसको काटोगे, इसकी एनाटॉमी देखोगे तो तुम्हें कंजॉइंट कोलैटरल वेस्कुलर बंडल मिलेंगे। ये रूट है, रेडियल वेस्कुलर बंडल मिलेंगे। मतलब दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फिर भी गोल मटोल है, क्योंकि दोनों का फंक्शन एक ही है, स्टोरेज ऑफ फूड। ऐसे अंग जिनकी ओरिजिन अलग अलग हो, फंक्शन सेम हो, ओरिजिन अलग अलग की वजह से इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती है, ऐसे अंग कहलाते थे एनालोगस ऑर्गन्स। क्या कहलाते थे? एनालोगस ऑर्गन्स। तो इसका आंसर हो गया सेकंड। लिखा है कि पांचवा क्वेश्चन देखो भाई सब लोग, पांचवा क्वेश्चन दिया है कि 4 o'clock प्लांट, द जीन फॉर रेड फ्लावर कलर इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द, ध्यान रखना इसको, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द जीन फॉर व्हाइट फ्लावर कलर, हेंस द प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर कलर, अर्थात कैपिटल आर स्मॉल आर अगर जीनोटाइप है तो है पिंक फ्लावर। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए क्रॉस बिटवीन रेड फ्लावर एंड पिंक फ्लावर। ऐसा लगता है रेड फ्लावर है, ये होंगे जीन्स, पिंक फ्लावर है, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंट की कंडीशन है, ये होगा। कितना सरल है, ये मिला, बेशक आने वाला फ्लावर रेड होगा, ये मिला, आने वाला फूल पिंक होगा, ये मिला, आने वाला फूल रेड होगा, ये मिल गया, आने वाला फूल पिंक होगा। तो चलो कह रहे ऐसे न बनाएं,
तुम समझ गए कि ये वाला फूल रेड होगा, ये वाला पिंक होगा, ये वाला भी रेड होगा, ये वाला भी, 4 में से 2 रेड 2 पिंक, मामला 50-50% हो गया। ये वाला आंसर हो गया थर्ड 15वें 5वें का। नेक्स्ट देखते हैं छठवें क्वेश्चन का है, ऑन क्रॉसिंग 2 हेटेरोजाइगस टाल प्लांट, कैपिटल टी वाले का क्रॉस कराया गया कैपिटल टी वाले से, टोटल नंबर ऑफ इतने प्लांट्स 500 पौधे प्रोड्यूस हुए। व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ टाल एंड ड्वार्फ। दूर से देख के लग रहा है कि मेंडल का ऐसा लगता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ने जा रहे हैं और F1 जनरेशन से F2 पैदा करने जा रहे हैं। यहाँ इनके जो जहां से जीनोटाइप दिया गया इनके लिए तो यही F बना है, लेकिन अगर हम मेन एग्जाम एक्सपेरिमेंट को सोचें तो ऐसा लगता है ये करने जा रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया था कैपिटल टी स्मॉल टी से। तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा क्या ऐसे ही तो होता था? पहला कैसा बनता था भाई, कैपिटल टी, दूसरा कैसा बनता था कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा कैसा बनता था कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा कैसा बनता था स्मॉल टी। चाहे तो क्रॉस करा के देख लो, चाहे फोनेटिक क्रॉस से देख लो। तो तुम देखो इसमें क्या हुआ, यहां पर रेशियो आता था 3:1। हम तो कहते थे ऐसे लिखो ही मत 3:1 कि खेत में 3 ही पौधे होंगे 4 ही पौधे होंगे 500 पौधे हो सकते हैं। तो हम कहते थे ऐसे कहो कि 3/4 टाल और 1/4 ड्वार्फ। तो देखो जरा ऐसी कोई वैल्यू है जिसमें 3 गुने और 1 का अंतर हो? हाँ, पहली वैल्यू देखो, 125 का 3 गुना करोगे तो 375 आएगा, टोटल जोड़ोगे तो 500 आ जाएगा, यानी कि यही आंसर है कौन सा, छठवें का पहला आंसर। चलो देखो, ए चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप O, फादर का है A, मदर का है B, तो लिखा है पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा। देखो अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप O है तो बच्चे में तो गारंटी है IO जीन ही होंगे या एलील होंगे। अब सोचो ये फादर का किसी का फादर मान लो ब्लड ग्रुप A वाले हैं, तो फादर में ब्लड ग्रुप A है तो यहां पर A तो होगा। अगर सोचो यहां पर A कर दें तो बच्चे में एक भी O आने की संभावना नहीं। मदर का ब्लड ग्रुप B है, मदर में अगर एक तरफ तो B बनाना ही पड़ेगा, दूसरी तरफ भी B बना दिया तो बच्चे में O कहां से लाओगे, बेकार हो जाएगा। इसलिए पता तुम्हें बच्चे में किसी एक पेरेंट में मजबूरन हमें यहां IO लिखना पड़ेगा, यहां पर भी IO लिखना पड़ेगा। मान लिया हमने एक ये IO पापा से आ गया, एक IO मम्मी से आ गया, इसलिए बच्चे का ब्लड ग्रुप O हो गया। तो दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस होंगे अपने अपने ब्लड ग्रुप के लिए, अर्थात आंसर हो गया सेकंड, 7वें का सेकंड। ठीक है ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड, वो भी असेक्सुअल स्पोर। तुम्हें ध्यान हो जब फंजाई पढ़ाए थे, और फंजाई पढ़ाते समय हमने उनमें रिप्रोडक्शन को 3 तरीके से पढ़ाया था। एक पढ़ाया था वेजिटेटिव, दूसरा पढ़ाया था असेक्सुअल, और तीसरा पढ़ाया था सेक्सुअल। असेक्सुअल वेजिटेटिव में 2 मुख्य शब्द थे, कौन कौन से, बाइनरी फिजन और बडिंग। लेकिन बाइनरी फिजन और बडिंग शब्द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बोले जाते थे, जैसे ईस्ट पे लागू हो पाएंगे। बाकी के फंजाई की बॉडी हाइफी होती है, फिलामेंटस होती है, 2 टुकड़े करो प्रत्येक फिलामेंट से 2 बन जाएंगे। तो तीसरा शब्द यहां बोला था फ्रेगमेंटेशन, जो कि मोस्ट फंजाई पर लागू होता था। ये दोनों शब्द बाइनरी फिजन या बडिंग सिर्फ ईस्ट पे लागू होते थे। असेक्सुअल स्पोर्स 3 प्रकार के बताए थे। नंबर 1 जू स्पोर, नंबर अगला एप्लेनो स्पोर, नंबर अगला बोला था कोनिडिया, कह दो चाहे कोनिडियो स्पोर ना। चलो ये दोनों बनते थे झुंझुना के अंदर, रेटिल के अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर। इन दोनों को कभी कभी स्पोरेंजियो स्पोर भी कहते थे। तो इनकी यही पहचान थी। थिन वाल्ड और जुलोजी अर्थात एनिमल का लक्षण होता है लोकोमोशन करना, तो थिन वाल्ड मोटाइल स्पोर बट इंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड जू स्पोर कहलाएंगे। थिन वाल्ड नॉन मोटाइल बट इंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर एप्लेनोस्पोर कहलाएंगे। और पेंसिलियम वाला एग्जाम्पल याद हो, थिन वाल्ड नॉन मोटाइल, उसमें बाहर से ही बन जाते हैं एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर। यहां तो हम लोग अलग 3 बातें पढ़ा करते थे, इसको स्पोर बेसिडियो स्पोर, याद आया।
तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ये वाला 8वां, अर्थात कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर। ठीक, 8वें का मतलब थर्ड आंसर होना चाहिए। फिगर पर बेस्ड क्वेश्चन था, जहां पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जहां कंडीशन समझाई गई, वहां पर एक बहुत बड़ा सा ऐसे डायग्राम बनाया गया, कुछ याद हो तुम्हें ऐसे करके ना, ये पूरा यूट्रस है, थोड़ा सा आधा बना लिया, जगह कम है। और ये भी तुम्हें पता हो, इधर ओवरी से ओवम निकला था, ओवम निकलता था तो उसके चारों तरफ दो दो लेयर होती थी। एक होती थी बाहर की सेलुलर लेयर जिसको कहते थे कोरोना रेडिएटा, अंदर होती थी प्रोटीन की लेयर जिसको कहते थे जोना पेलुसिडा। तो पहला जो डायग्राम है उसमें जोना भी दिख रही है, ऊपर से सेलुलर लेयर भी अर्थात कोरोना रेडिएटा भी दिख रही है, तो ये तो अनफर्टिलाइज्ड एग हो गया। फिर तो अनफर्टिलाइज्ड एग कहीं लिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, तो गड़बड़ हो गया। बी जाइगोट नहीं, जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है, ये तो 2 ब्लास्टोमियर से बना है। और जाइगोट के अलावा इस स्टेज को तो फिर हम कहेंगे एम्ब्रियो, तो ये 2 सेल्ड एम्ब्रियो है बेसिकली, ये भी कोई ऑप्शन नहीं। सी, हाँ ये मारुला है, 8 सेल्ड स्टेज और 16 सेल्ड स्टेज मारुला की होती थी। अंतर सिर्फ इतना होता है, 8 सेल्ड स्टेज होती थी फैलोपियन ट्यूब, 16 सेल्ड मारुला यूट्रस में पहुंच चुका होता था। तो सी वाला सही है। देखते अभी ये नहीं कहते पूरा सही, मतलब ये बात सही है कि ये डायग्राम सी वाला मारुला का ही है। और ये 8 सेल्ड स्टेज बिल्कुल यहां कहीं आ जाता है, क्योंकि 16 सेल्ड स्टेज तो यूट्रस में आ जाती है। तो देखें मारुला, और लिखा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये गलत हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो फैलोपियन ट्यूब ये है, ये तो एंड पॉइंट है। डी क्या है, ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल सही है, अंदर कैविटी है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, इसलिए तो सिस्ट कहते हैं। और कहां पाई जाएगी, यूट्रस में पहुंच जाती है। ध्यान करो, अरे भाई मारुला के बाद ही तो ब्लास्टुला आता था, यूट्रस में ही होगा। तो अगर डी के सामने लिखा है यूट्राइन कैविटी, बिल्कुल सही ये आंसर। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हो गया 15वें का, कौन सा हो गया, 4th। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग ऑफ हार्ट साउंड। ज्यादातर ऐसे ही पता किया जाता है। जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो तो चलो अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, लेकिन जितने खासतौर से यूजी वाले होते हैं जो एमबीबीएस करते हैं, केवल सीखने के लिए जाते हैं, तो वो स्टेथोस्कोप से ही सुनते हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि तुम्हें पता पहले हफ्ते में बच्चे का दिल धड़कने लगता था ना। फीटस डेवलप्स लिम्ब एंड डिजीज एट द एंड ऑफ 3rd मंथ। नहीं, वो हमारी वाली कहानी याद करो जो हमने ऐसे पढ़ाई थी, ऐसे करके पूरी एक साइकिल बना के दिखाई थी। याद आया कुछ? तो कहा था यहाँ जाइगोट है, फिर 2 सेल्ड स्टेज आई, फिर 4 सेल्ड स्टेज आई, करते करते हमने कहा था कि 7वें दिन ब्लास्टुला स्टेज बन जाती थी, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन, और यूट्रस में पहुंच जाते थे और इम्प्लांटेशन हो जाता था। फिर हम पढ़ाते थे कि फर्स्ट मंथ आते आते क्या होता था, दिल धड़कने लगता था और दिमाग घूमता था कि मोतीझील चलने का टाइम आ गया क्या, अर्थात हार्ट और न्यूरल ट्यूब बन जाती थी। फिर हमने कहा था जैसे ही 2nd मंथ होता था, या 2nd मंथ में अंत तक आते आते क्या है, जब मोतीझील जाना तो हम लोग हाथ पैर छटपटाते थे कि चलो भाई वार्म अप कर लिया जाए, अर्थात लिम्स और डिजिट्स 2nd मंथ बन जाती थी। 3rd मंथ हमने कहा था कि केवल हाथ पैर लेके जाओगे, पूरा शरीर लेके जाओ, इंटायर बॉडी बन जाती थी। 4th मंथ में याद आया हो, हमने कहा था जरा से छछूंदर जैसे जाओगे क्या, थोड़े बड़े होके जाओ, अर्थात मैक्सिमम ग्रोथ होती थी। 5वें महीने में हमने कहा बच्चा कुलबुलाने लगता था मम्मी के पेट में, फर्स्ट फीटल मूवमेंट होने लगती थी, मम्मी अब नहीं रुक पाएंगे, मोतीझील घूमने जाना ही जाना है। 6वें महीने में बच्चा कहता था, मम्मी कहती थी बेटा घूमने जाओगे, चले जाओ। याद आया? लेकिन कहीं सर्दी लग गई तो क्या होगा, कंबल ओढ़ लो, आंखें खोल लो। ये सब कहानी हमने तुम्हें बताई थी। तो कहानी ये है कि इसी से तुम्हें कहानी से अगर याद आएगा कि पहला ऑप्शन सही है। 2nd ऑप्शन लिखा है कि एट द एंड ऑफ 3rd मंथ, नहीं 2nd मंथ में ही हाथ पैर फड़फड़ाने लगते थे ना, तो ये तो अभी तो फिलहाल गलत है। ये इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हार्ट साउंड, हाँ तो अब तो बात ये बात एक ही बात होगी, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 6वां महीना, चाहे 24 वीक्स कह दो, चाहे 2nd ट्राइमेस्टर कह दो, 6वें महीने तक ऐसा हो जाता था बॉडी फेयर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, केवल गलत है कौन सा, आंसर है गलत 16वें का 2nd, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पूछा।
विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू ए इन्फ्लोरेसेंस। बिल्कुल सही बात। हमने तुम्हें ध्यान करो ये कहा था कि हवा कोई पढ़ी लिखित होती नहीं, जिसको इतनी अकल हो कि हमें पॉलिन ग्रेन कहाँ पहुँचाना है। मान लो कोई ये फूल है, यहाँ से पॉलिन ग्रेन उड़ा तो निशाना चूक भी सकता है। तो एक तो हमने कहा था कि अगर फूल का साइज छोटा होता है तो एक फूल के बजाय भगवान वहाँ पर, अब ऐसे घटिया डायग्राम बना दें, बहुत सारे फूल लगा देते हैं। इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि हवा में उड़ते हुए पॉलिन ग्रेन गया तो किसी एक आध फूल से टकरा ही जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सीड बन जाएंगे, पौधे का वंश विलुप्त होने से बच जाएगा। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ फ्लावर को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो जितने विंड पॉलिनेटेड प्लांट हैं और स्पेशली उनका फ्लावर साइज छोटा है तो भगवान एक फूल के बजाय कई फूल बना देते। ध्यान करो, मेला दशहरा में हम लोग बंदूक से जब गुब्बारे फोड़ने का काम करते थे, एक गुब्बारा लगा होगा, निशाना चूक भी सकता, पूरी दीवार पर खूब गुब्बारे लगो, किसी न किसी में लग ही जाएगा। इन्फ्लोरेसेंस चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरे, और एक ओवरी में एक ही ओवरी होता है, हाँ, क्योंकि मुश्किल से एक आध पॉलिन ग्रेन टकराने का चांस है। जब एक पॉलिन ग्रेन आके टकराएगा मुश्किल से, तो एक ओवरी को फर्टिलाइज हो पाएगा। बहुत सारे ओवरी बनाने में क्या फायदा, बर्बादी हो गया। तो पहली बात तो पूरी तरह सही है। दूसरी पढ़ते हैं, पॉलिनेशन बाई एयर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जन। तो मुझे लगता है ये यहाँ पर एयर की बजाय वाटर होना चाहिए था तो ठीक होता। पूरा सेंटेंस वही है। तो ये वाला है गलत, ये वाला है सही, इसलिए आंसर हो गया फाइनली थर्ड। ठीक है ना। तो 17th का थर्ड आंसर हो गया भाई। अगला देखते हैं, साइटोलॉजी पे है, सेल ऑर्गेनल से मैच कराना है। थैलेक्वाइड्स से बताओ अच्छा कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते थे थैलेक्वाइड्स, है ना, क्लोरोप्लास्ट में होते थे। और स्ट्रोमा शब्द ऐसे तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग वही ज़्यादा सुनते हैं। क्रिस्टी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते थे। क्रिस्टी ये हो गया। चलो देखते हैं, सिस्टर्नी गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में शब्द ये सब सुनते थे। कचौड़ी जैसी बताते हैं ना, जिसमें मसाला भरा हुआ था, हॉलो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हो गया इससे संबंधित। और क्रोमेटिन नेटवर्क तो फोल्डेड डीएनए को कहते, तो ये हो गया इससे संबंधित का। तो इसलिए अपना आंसर मिला लेना जो भी हो, फिलहाल 18वें का ऐसे मिला लेना, ठीक है। शायद संभवतः थर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए क्रॉस बिटवीन ए मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। तो व्हाट परसेंट, कुछ नहीं करना। मेंडल का अगर ध्यान है तो ऐसा लग रहा है F1 से F2 बनाने जा रहे, 25% आंसर हो जाएगा। चलो फिर भी दिखाते हैं। मेंडल जैसे तो कैपिटल टी स्मॉल टी करते थे, हम चलो यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए कर ले एनीमिया के चक्कर में ना। ऐसे दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं, क्या होगा? चाहे क्रॉस करा के दिखा ले, चाहे मेंडल का वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पुनेट स्क्वायर बना लें। ध्यान करो, पहला होता था कैपिटल टी, दूसरा होता था कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा होता था कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा होता था स्मॉल टी। ये डिजीज्ड होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा? 4 में से एक आंसर हो गया 20वें का चौथा। अगला पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए है अगार अगार इज, तुम ध्यान एल्कीन पढ़ते थे कि कुछ हाइड्रोक्लाइड्स होते थे जिनमें वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती थी ना। अगार अगार एक बार लिख दिया कोई बात नहीं। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, रेड एल्गी होते थे, इनसे प्राप्त होता था। बिल्कुल सही बात है ये। फिर लिखा है स्टेटमेंट सेकंड, मैनी स्पीसीज ऑफ पोरीफेरा लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर एल्गी यूज्ड एज फूड। ये फ्रेश वाटर नहीं होते, यही भी गलती है, ये समुद्री एल्गी होते हैं। बाकी सब कुछ सही था, तो इसलिए बी गलत हो गया, पहले सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है। आंसर इसका होना चाहिए 23rd का थर्ड। चलो, हु इज क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन? अरे फ्रीडरिक सेंगर। और हम इसमें क्या तुम्हें बताएं, तभी कहा जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कि इनकी फ्रीडरिक सेंगर की भी हेल्प ली गई थी। और सेंगर ही वो थे, 27वें का होना चाहिए, कौन सा 27वें का फर्स्ट सेंगर ही थे जिन्होंने इंसुलिन में अल्फा बीटा चैन में अमीनो एसिड सीक्वेंस बताया था, नोबेल प्राइज भी मिला था। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वुड बी द बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन डीएनए सीक्वेंस? देखो, एक ये है और एक ये है।
हम उल्टा लिख ले रहे हैं। मान लो ये 3 प्राइम वाला है और ये 5 प्राइम वाला है, तो तुम भी जानते हो जिसका लेफ्ट हैंड 3 साइड होता है ये टेम्पलेट कहलाता है। जिसको चाहो तो कोडिंग स्ट्रैंड कह दो। इसके पैरेलल बन के आएगा तुम्हारा आरएनए। तो यहां पर जो आरएनए बन के आएगा बिल्कुल वैसे ही ये डीएनए स्ट्रैंड होगा। बस अंतर ये है कि यहां पर जहां जहां थायमीन होगा वहां यहां पर यूरेसिल हो जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड से मिला लो। जो कोडिंग स्ट्रैंड है बिल्कुल वैसे ही आरएनए बन के आना चाहिए। 5 to 3 भी आएगा बिल्कुल वैसे ही, बस यू होना चाहिए उसकी जगह पर। तो देखो यहां पर जैसे है ये टेम्पलेट का काम करेगा, तो यहां पर CGT तो आएगा GCU आना चाहिए। 5वें में 5 प्राइम की तरफ GCU इसमें आ रहा। आगे मिला लेना, मतलब हमने तो 1-2 मिला के दिखा दिया, क्योंकि एक से ही गलती और पता चल जाएगी ना। तो 34th का इसलिए आंसर हो गया, नहीं T तो A से जुड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही करेक्ट, T तो GCAU नहीं, अगर A होता तो थायमीन की जगह आता। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ये नहीं होगा, इसकी जगह आएगा आंसर पहला। C की जगह हो गया G की जगह C, और थायमीन तो एडेनिन से जुड़ेगा A। हाँ एडेनिन है तो यहाँ थायमीन की बजाय यूरेसिल। अब ये से बिल्कुल सही है, तो आंसर हो गया इसका 34वें का फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द लेवल ABCD इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए एंड सिलेक्ट द अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। ध्यान करो, जिस एंड पर CCA 3 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस बताते थे उसको हम लोग इस टीआरएनए की टेल एंड कहते थे। भाई तुम्हें एक DHU लूप याद हो, एंटीकोडॉन लूप याद हो, TCC लूप याद हो और टेल याद हो। टेल का काम होता था अमीनो एसिड को चिपका के लाना ना, तो अमीनो एसिड चिपकते हैं टेल एंड से, अर्थात इस डायग्राम के अनुसार A वाले से। तो इस तरह से 35 का ये हो गया आंसर। मैच द कॉलम A एंड कॉलम B। ठीक, आग बोलते थे क्लास में। आ माने एसिडिक, गा माने ग्लूटामिक एसिड। एसिडिक होता था ग्लूटामिक एसिड। बाल, बा माने बेसिक, बा माने ला माने लाइसिन। और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी हम लोग पढ़ते थे आर्जिनिन और लाइसिन रिच इन बेसिक, हिस्टोन इज रिच इन आर्जिनिन लाइसिन। न्यूट्रल, नाव, ना माने ना और वा माने वैलिन। एरोमेटिक में ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फेनिल एलानिन पढ़ा करते थे। तो ये हो गया एरोमेटिक। अब तुम अपने हिसाब से मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग सेल वॉल। जब सेल डिवीजन में हम लोग कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं, तो जब साइटोकाइनेसिस पढ़ते हैं तो ध्यान करो, प्लांट सेल में अगर कुछ ध्यान हो कि प्लांट सेल में ये कहते थे कि दोनों न्यूक्लियस जब बन चुके हैं, न्यूक्लियस बन गए, गोल्गी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गए, तो हम तुमसे ये कहते थे इन्हीं से छोटी छोटी वेसिकल्स टूट के आती थी और वो ऐसे सेंटर में इकट्ठी होती थी। जैसे जैसे और टाइम व्यतीत होता था और वेसिकल आती थी, वो और इधर सेंटर में इकट्ठी होती चली जाती थी ऐसे, और अंत में पूरी सेल प्लेट बन जाती थी, जो कि बाद में मिडिल लेवल में कन्वर्ट हो जाती थी। तो प्लांट सेल में ऐसा ही होता है, सेल प्लेट मेथड से साइटोकाइनेसिस का काम होता है। लेकिन जब एनिमल सेल के बारे में पढ़ाया था तो कहा था ऐसे लगता साइड से उंगली धसा दो, नतीजा वहां ऐसा होने लगता था, ऐसा लगता है सेंटर से लेकर पेरिफेरी की तरफ, पेरिफेरी से लेकर सेंटर की तरफ सेल डिवीजन। यहाँ सेल फरो मेथड से, यहाँ सेल प्लेट मेथड से, यहाँ सेंटर टू पेरिफेरी प्रोसीड करता है, यहाँ पेरिफेरी टू सेंटर की तरफ प्रोसीड करता है। तो इसलिए पहली बात पूरी तरह सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट पूरी तरह सही है, सही है। आगे पढ़ते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। दूसरा पढ़ते हैं, ये अभी नहीं कह सकते सही है कि गलत, अभी पढ़ने वाले। स्टेटमेंट से इन सम organism karyokinesis is not followed by cytokinesis as a result of which multinucleated condition
एज रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन ऑफ लीडिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ सेंसाइसियम। ये भी बिल्कुल सही बात है। जब इंडोस्पर्म पढ़ाते हैं तो इसका खूब एग्जाम्पल देते थे। 3 प्रकार के इंडोस्पर्म बताते थे, सेलुलर, हेलोवियल और न्यूक्लिएटेड। तो वहाँ पर इसी तरह से बताते थे ना। तो ये दोनों बातें सही है, इसलिए आंसर होना चाहिए इसका फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इस तरह से 42 का है भाई, सब लोग फर्स्ट, ठीक है। 45, ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन बीच बीच में बता रहे हैं, एक तरफ सारे नहीं बता रहे हैं। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज, ध्यान करो, मियोसिस में हम जब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम करते थे पहले जाइगोटीन में, फिर अपना हाथ काट के उसके ऊपर उनका हाथ काट के अपने ऊपर रख लेते थे। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को क्रॉसिंग ओवर कहते थे। अब काटने के लिए इंडोन्यूक्लियर चाहिए, हाथ को चिपकाने के लिए ग्लू चाहिए अर्थात लाइगेज, इन्हीं दोनों को मिला के रिकॉम्बिनेज कहते थे। तो सारा खेल जब एक पैच इधर से काट के उधर पहुंचाया था, पैचिटीन में होता था। पैकिटीन कहते हैं, हमारे मुंह से पैची निकलता है। हु यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सीक्रेशन। देखो ये क्वेश्चन ऐसा था, जल्दबाजी में हम लोग हमेशा सटन एंड बॉबरी का नाम लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी है। उसने पेज नंबर 67 पर बड़े मन से रखा है कि सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ, समझ गए ना। तो इसलिए इसमें हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आंसर है इसका सटन। देखते आगे। व्हेन ए टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट, ठीक है भैया, ये फीमेल प्लांट है जो कि 4n है, इसका क्रॉस कराया गया डिप्लॉइड मेल प्लांट से। ये मेल प्लांट है जो कि 2n है। मेल प्लांट से मतलब गैमीट आएगा, है ना। हम थोड़ा सा स्पर्म बनाते हैं, प्लांट में अलग मेल गैमीट होते हैं, ध्यान करो, फर्स्ट मेल गैमीट, सेकंड मेल गैमीट। तो ये हैप्लॉइड होगा क्योंकि रिडक्शन डिवीजन से बनेगा। यहाँ से जो गैमीट आएगा वो 2n हो जाएगा, जो कुछ है उसका आधा हो जाएगा। लेकिन ध्यान करो, यहाँ पहले एम्ब्रियो सैक बनेगा, तो एक न्यूक्लियस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एंटीपोडल्स बनते थे। यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस आता था, यहाँ पर भी। देखिए ये 2n होगा, ये भी 2n होगा, एक भी 2n होगा। अब देखो पूछा क्या गया, उसी हिसाब से आंसर दो। अगर इंडोस्पर्म पूछा होता तो टोटल 5n आंसर होता है। अगर नेक्स्ट जनरेशन पूछी अर्थात जाइगोट या एम्ब्रियो पूछा तो कंडीशन 3n हो जाएगी। हमने पहले ही बता दिया। आप देखते पूछा क्या, इंडोस्पर्म पूछा, ठीक है ना। तो पोलर न्यूक्लियाई टोटल टेट्राप्लॉइड हो गया और एक n इधर से आ गया, पेंटाप्लॉइड आंसर हो जाएगा इसका। 55 का आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। 59 का देखो, ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएटेड ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन चलाजल रीजन। चलाजा, अरे ध्यान करो, जब हम लोग ऐसे ओवरी के अंदर ओव्यूल पढ़ते थे, यहाँ पर पहले न्यूसेलस पढ़ते थे ना, उसके चारों तरफ आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट ऐसे बनाते थे, ऐसे। तो मेगा स्पोर, ये एंड चला चलिए, ये माइक्रोपाइलर है। यहाँ कहीं जाके न्यूसेलस की सेल मेगा स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होती थी, अर्थात माइक्रोपाइलर एंड पर, न कि चलाजल एंड पर। इसकी वजह से ये आंसर गलत हो रहा है, इसकी वजह से ना, ठीक। इन ए मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज डिजेनरेटेड व्हाइल द अदर 3 रिमेन। अच्छा नहीं, 1 नहीं, 3 डिजेनरेट होती हैं, 1 फंक्शनल होता था, तो ये भी गलत हो गया, ये सब गड़बड़ है। 1 फंक्शनल रहता, ज़्यादातर 3 डिजेनरेट कर जाते हैं। मोस्टली एम्ब्रियोसैक मोनोस्पोरिक होते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक एट मैच्योरिटी होता है 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। ये बात तो हमको सही लग रही है, कुल मिला के करेक्ट पूछा ना, तो आंसर इसका थर्ड होना चाहिए, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। 59 का आंसर हो गया कौन सा भाई, थर्ड, सही। ध्यान करो, 7 सेल्स कौन सी होती थी, 3 होती थी एक ऑपरेटस में, 3 होती थी एंटीपोडल्स में, और एक स्वयं जाइंट सेल, सेंट्रल सेल जिसको कहते थे। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमोनोटिलिक, अमोनिया बाहर निकाले तो जो पानी में रहेंगे। मैनी बोनीफिश एंड एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड बर्ड्स, मैनी बोनीफिश रेप्टाइल्स, एक्वेटिक इंसेक्ट, मरीन नहीं, मरीन नहीं कर सकते। तो हमारे हिसाब से तो आंसर फर्स्ट ही हो सकता है केवल।
बात समझते ना, कौन सा है 61 फर्स्ट होगा, ठीक। एक्वेटिक एम्फीबियंस और बर्ड्स गड़बड़ कर रही वहाँ पर, बर्ड्स तो यूरिकोटिलिक होती हैं। मैनी बोनी फिश गलत हो गया, बोनी फिश मोस्टली मरीन होती हैं और मरीन फिश जो होती हैं यूरियोटिलिक होती हैं, और रेप्टाइल्स तो महा यूरिकोटिलिक हो गए। एक्वेटिक इंसेक्ट सही है लेकिन मरीन नहीं, गड़बड़, तो पहले आंसर सही, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, इज ए प्रोसेस इन विच, कुछ नहीं, स्पर्मेटिड जो कि अंडाकार होता है वो स्पिंडल शैप्ड पूंछ वाले स्पर्म में कन्वर्ट होता है, एक प्रकार का रूपांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है यहाँ पर। स्पर्मेटोजोआ चेंज नहीं, स्पर्मेटोगोनिया चेंज नहीं, स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो 70 का आंसर हो गया फोर्थ। 72 टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन्स 200 ग्रेन, चाहे व्हीट हो मेज हो, हम कहते हैं उनका एक, जिसको हम लोग सीड कहते हैं, वो मेज या व्हीट के केस में सीड नहीं, कंप्लीट फ्रूट होता है। अब नहीं पढ़ाए जाते, पहले हम लोग को एकीन, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट्स, हमारा ऐसे तमाम पढ़ाए जाते थे, एग्रीगेट फ्रूट्स पढ़ाए जाते थे। तो तुम ये जानो, चाहे यहाँ व्हीट लिखा है चाहे मेज लिखा है, ये 100 सीड नहीं है, 100 फ्रूट, 200 सीड नहीं, 200 फ्रूट है अपने आप में। एक मेज ग्रेन अपने आप में या व्हीट ग्रेन अपने आप में एक फ्रूट है, कंप्लीट फ्रूट है, जैसे हम लोग अपने माँ बाप के फ्रूट हैं। अब हम लोगों में सोचो 200 बच्चे अगर पैदा करने हैं तो क्या हुआ, 200 चाहिए स्पर्म और 200 ही चाहिए मान लो एग। लफड़ा यह है कि एक उगोनिया से एक एग बनता है, तो 200 एग बनाने के लिए 200 बार मियोसिस करना पड़ेगा। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बन जाते हैं, इसलिए 200 बनाने के लिए मात्र 1/4 अर्थात 50 बार मियोटिक डिवीजन करना पड़ेगा, 50 बार। तो टोटल आंसर है 250 बार मियोटिक डिवीजन करना पड़ेगा। 72 का फोर्थ आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? द स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल दैट एडल्ट चिंपैंजी, बिल्कुल सही है। ये जहां ह्यूमन इवोल्यूशन में कुछ डायग्राम बने उसके नीचे लाइन लिखी है, ठीक है ना। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 75,000 साल पहले, इनकरेक्ट मुझे, अच्छा ठीक है। एग्रीकल्चर केम अराउंड इतने साल बैक, ठीक है। होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट, तो 75 में पूछा है, इनकरेक्ट। 75 का प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, अच्छा, जो निएंडरथल था वो सबसे हम लोगों में पुराना था, उसने क्या किया, पेंटिंग नहीं शुरू की थी, दफनाना शुरू कर दिया था मुर्दे लोगों को ना। और जो क्रो-मैग्नन था उसने पेंटिंग शुरू की थी। पहले आया था निएंडरथल, बाद में आया क्रो-मैग्नन, तो इसलिए ये आंसर गलत है। 75 का सेकंड आंसर गलत है, 75। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये हालांकि समझाने वाला ऑप्शन नहीं दिया, आंसर डायरेक्ट रट्टो उसमें दिया है कि वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन जो होते हैं, इसकी जगह पर अगर ऑप्शन ये होता कि थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, टेंडल ऑफ कुकरबिट्स, तो हम ज़्यादा अच्छे से समझाते, लेकिन इसमें अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अबाउट हाउ मेनी ईयर्स एगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ये भी डेटा है, हम इसमें ज़्यादा तुम्हें क्या बताएं। 78, तो डायरेक्ट जब रटोगे तभी समझ पाओगे कि, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 2 बिलियन ईयर्स से एगो ऐसा हुआ था। हार्डी बीनबर्ग इक्वेशन, ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। 48 और 81 दो क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों गलत है। एक्चुअली इसको भूल, जैसे मेंडल की नज़र से देखो तो ऐसा लगता था कि ये है कैपिटल टी जिसकी वजह से टाल प्लांट बना, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी जिसकी वजह से भी टाल प्लांट बना, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी इसकी वजह से भी टाल प्लांट बना, ये है स्मॉल टी इसकी वजह से ड्वार्फ प्लांट बना, ठीक। तो जो ये पौधा है, ये कहा जाए कि जब इस पूरे क्वेश्चन में, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल, ये दोनों मिल गए, तो ये पूरी चीज दर्शा रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल, प्रभावी लोगों की गिनती दर्शा रहा। ये दोनों मिला के ये दर्शा रहा।
फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल्स विद हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये पूरी वैल्यू दर्शाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव इंडिविजुअल्स। लेकिन पूरे इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर एलील तो 2 होते, तो सिर्फ स्मॉल q लिखा हो तो वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। सिर्फ अगर p लिखा हो तो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, इंडिविजुअल नहीं एलील। तो इसलिए इसका आंसर हो गया, क्या पूछा था, डोमिनेंट एलील की पूछी थी, तो आंसर हो गया सेकंड, ये 81 का सेकंड आंसर, ठीक ना। When more than one adaptive radiations appear to have occurred in an isolated geographical area, one can call, वहां पर काल नहीं होता बल्कि दिखने लगता है अपने आप, क्या, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखने लगता है। 82 है ना, अभी अभी क्लास में बताया था कि जैसे मान लो ये कोई बर्ड है, इसकी कुछ संतानें बोली कि हम तो हवा में ही उड़ेंगे, कुछ संतानों ने कहा हम तो दौड़ेंगे जैसे कि ऑस्ट्रिच, कुछ संतानों ने कहा हम तो पानी में डुबकी लगाएंगे जैसे पेंगुइन। तो ये देखा जाए जो जनरल बर्ड्स होती हैं और ऑस्ट्रिच और पेंगुइन, ये अपने आप में तो ऐसा लगता है तीनों डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दर्शा रही हैं, ठीक, डाइवर्जेंट। ये लाइन थोड़ी ऐसी कर देते तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे करते हैं तो लेंस थोड़ा सही दिखेगा। इसी तरह ध्यान करो, मैमल्स का केस भी दिया था, कहा था जैसे कोई मैमल है, इसकी कुछ संतानों ने कहा हम तो हवा में उड़ेंगे जैसे कि, चलो इसी बना दें डायग्राम, बैट चमगादड़ यादव। कुछ ने कहा हम तो जमीन पे दौड़ेंगे या चलेंगे, चाहे इंसान मान लो चाहे घोड़ा गधा मान लो संतान। और किसी ने कहा हम तो पानी में लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे, चाहे व्हेल मान लो। देखा जाए ये तीनों भी आपस में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। लेकिन अगर इन दो को ध्यान दिया जाए तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो जाता है। हमने कहा था कि एक स्कूल कॉलेज के जितने बच्चे होते हैं वो कन्वर्जेंट है, कोई कल्याणपुर से आया, कोई पनकी से आया, कोई इधर से आया, तो कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, सब एक पिन पॉइंट मिल जाए, ऐसा कौन कराता है, कॉन्वेक्स लेंस कराता है। तो किसी जियोग्राफिकल एरिया पर एक स्पीसीज से डिफरेंट स्पीसीज का एवोल्यूशन देखो, एडाप्टिव रेडिएशन देखोगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसका देखोगे डाइवर्जेंट, लेकिन एक से ज्यादा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देखोगे तो एक साथ तुम्हें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखने लगता है। फाइंड आउट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो इनकरेक्ट में हम तुम्हें बताएंगे 5x174 बैक्टीरियोफेज हैज अबाउट इतने न्यूक्लियोटाइड्स। बस थोड़ा सा ये था कि जब क्वेश्चन ये पेपर में था तो धोखे से स्पेलिंग गलत हो गई थी, न्यूक्लियर लिख गया था। कुछ बच्चों ने बेचारों ने लगा उन्हें कि हमने जानबूझ गलत कराई होगी, लेकिन वो बाई चांस धोखे से टाइपिंग में गलत हो गई थी, सही स्पेलिंग थी न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये सही होता है क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोटाइड लिखना सही होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएनए एज ए एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है, फ्रीडिक मिश्र ने सबसे पहले इसको देखा था और न्यूक्लिन टर्म दिया था। हिस्टोन इज रिच इन बेसिक अमीनो एसिड जैसे लाइसिन और अर्जिनिन, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कोई भी आंसर गलत नहीं है, सारी बातें ठीक है। 83 का फोर्थ कुल मिला के आंसर होने जा रहा है। 84 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ध्यान करो, कलर ब्लाइंडनेस हीमोफिलिया दोनों एक्स लिंक्ड डिजीज थी, सेक्स क्रोमोसोम पर था। इट इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, सही है। इट अकर्स in about 8% male and only इतने % female. This defect is due to mutation in certain gene present in the X chromosome all. और पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो सारी बातें सही हैं, ठीक है ना। चलो 84 का हम क्या पता है, इसको जो क्लास में ही बताया था, फोर्थ आंसर सही है 84 का। 85 सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। थैलेसीमिया क्वालिटेटिव नहीं, सिकल सेल एनीमिया में बीटा चैन की क्वालिटी खराब होने लगती थी। 6वीं पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन आने लगता था। तो वहाँ यहाँ क्या था, क्वांटिटेटिव एनीमिया होती थी। ओवरऑल 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड के हिसाब से नहीं बन पाता था। अल्फा
थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया पढ़ाई थी। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। खैर, बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन HBB1 प्रेजेंट एट द 16, ये भी उल्टा लिखा। बीटा वाला 11th पर होता है और अल्फा वाला 16 पर होता है। तो 85 जो होता है मेरे हिसाब से इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। इन द गिवन बिलो ऑप्शन विच पेयर एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में 2 टेबल थी। किसी साइड की टेबल के 2 ऑप्शन लिया जाए वो डाइवर्जेंट है, दूसरी साइड के ऑप्शन लिए तो, और अगर एक इधर का एक इधर का ले लिया गया तो वो कन्वर्जेंट हो गए। तो जैसे मार्सुपियल रैट, मार्सुपियल मोल, सही है। अब वोल्फ हो गई इधर की, प्लेसेंटल मैमल की, तस्मानियन वोल्फ हो गई उधर की। तो इस तरह से फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग फैलेंजर, मोल, मार्सुपियल मोल। तो 86 में एनसीईआरटी में देखोगे तो बहुत ही स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि पहला बिल्कुल सही है। ठीक। 87 फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म। तो इससे क्या होगा? पॉलीप्लॉइडी हो जानी चाहिए। 87 का सेकंड। अब क्या बताइए क्या पॉलीप्लॉइडी मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी इंसान के अंदर प्रत्येक जोड़ी पर एक से ज़्यादा हो जाए। जैसे पहली जोड़ी पर 3 क्रोमोसोम हो गए, दूसरी जोड़ी पर 3 क्रोमोसोम हो गए, चौथी जोड़ी पर 3 क्रोमोसोम, प्रत्येक 23 जोड़ी पर ज़्यादा क्रोमोसोम हो जाए। एक जोड़ी होते मोनोप्लॉइडी, 2 होते डिप्लॉइडी, 3 होते ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, गेहूं तो हेक्साप्लॉइडी तक होता है। वो ये क्यों हो जाती? वो इसलिए हो जाती है कि मान लो इस इंसान के अंदर जब ओवा बन रहे थे और मान लो प्रत्येक जगह एक एक ऐसे 23 पेयर होते ना क्रोमोसोम, प्रत्येक जोड़ी पर एक एक आना चाहिए था। मान लो कहीं साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई तो दोनों के दोनों क्रोमोसोम इसी में आ गए। मान लो ये कोई इंसान है, इसमें स्पर्म बन रहे थे, इसमें सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो डिप्लॉइड गैमीट को जब हेप्लॉइड गैमीट फर्टिलाइज करेगा तो कंडीशन ट्रिप्लॉइड हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस इधर भी फेल हो जाती तो इधर से भी डिप्लॉइड कंडीशन आ जाती, टोटल ऑफस्प्रिंग टेट्राप्लॉइड बन जाता। तो इस तरह से कहानी हुआ करती है। चलो 87 90 मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है। व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉरवर्ड, तो लगातार शुरू में 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती। तो इससे तो डेटा है सीधा सीधा, इसमें क्या ज़्यादा होता है। शुरू के 3 से 5 दिन ब्लीडिंग होती है, इसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज आती है 1 दिन के लिए, 14वें दिन ओवुलेटरी फेज आती है, बाद के 14 दिन तुम्हें हमने लूटियल फेज बताई थी। ठीक है ना। तो इस तरह से जो अभी बायोलॉजी टेस्ट सीरीज का 20वां टेस्ट हुआ था, हमने उसके कुछ क्वेश्चन बता दिए जो ज़्यादातर बच्चों ने गलत किए थे। ठीक है ना। आगे अगर किसी को इसके बाद भी डाउट हो तो हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं।